हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू डे 4 ऑफ 6 days एडवांस जीएसटी कोर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इट इज एडवांस रूलिंग्स अंडर जीएसटी। तो एक्चुअल शुरू करने से पहले देखेंगे कि एडवांस रूलिंग के वर्ड का मतलब क्या है, बिकॉज सिमिलर प्रोविजंस मैक्सिमम टैक्स लॉज में रहती ही है एडवांस रूलिंग की। तो उसमें होता क्या है एग्जैक्टली? तो इट वुड मीन दैट ऑन सम टैक्स मैटर्स, जो एडवांस अथॉरिटी जो है रूलिंग, और जो एपेलेट अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग है, इनके अंडर वो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वो मैटर पुटअप किया जाता है, और उससे रिलेटेड जो भी रूलिंग है वो उनसे परस्यू किया जाता है। और उसमें जो है वो डिसीजन, उसका बाइंडिंग नेचर क्या रहता है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो बेसिकली एडवांस रूलिंग एक मैकेनिज्म दिया गया है जीएसटी लॉ के अंडर भी, जहाँ पे अथॉरिटी सेटअप की गई है। बेसिक लेवल पे है जो एडवांस अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग, एआर जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद उसके ऊपर जो है, जिनको सुपीरियर पावर्स है कंपेयर टू एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज, वो है एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जिसको हम ट्रिपल एआर बोलते हैं। तो वो अथॉरिटी के पास कोई भी पर्सन कैन पुट अप अ टैक्स मैटर जिसपे वो डाउट है, विच इज नॉट क्लियर फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एज वेल एज द नोटिफिकेशंस दोस आर इशूड, और उस पर क्लैरिटी ले सकता है अबाउट द इंटरप्रिटेशन। अभी इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ स्पेसिफिक ही मैटर्स पे हम अप्रोच कर सकते हैं। वो क्या क्या है, इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन अप्लाई कर सकता है एडवांस रूलिंग में? तो सेक्शन 95C ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सेज कि एप्लीकेंट मतलब एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, और वन हु डिजायर्स टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को जानना है कि वेदर रजिस्ट्रेशन मुझे अप्लाई होता है कि नहीं होता है, वो भी पर्सन अप्रोच कर सकता है। एग्जिस्टिंग टैक्सेबल पर्सन जो है टैक्स पेयर, वो भी अप्रोच कर सकता है। और इसमें जो पर्सन है दैट इज आल्सो डिफाइंड इन जीएसटी एक्ट। तो सेक्शन 284 में उसको डिफाइन किया है। इसमें सभी लीगल पर्संस कवर होते हैं, नेचुरल पर्संस कवर होते हैं। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एलएलपी, बीओआई, फर्म, AOP, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट, और एनी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सभी एटसेट्रा सब चीजें पर्सन में कवर हो जाती है। तो एनीवन कैन अप्लाई कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एआर में कौन किसको अपॉइंट किया जाता है? तो देखिए दोस्तों कि स्टेट वाइज इसका अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग अपॉइंटमेंट की जाती है, और स्टेट में 2 मेंबर्स रहते हैं, कि 1 मेंबर फ्रॉम ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स, और अनदर जो दूसरा मेंबर रहता है दैट इज फ्रॉम ऑफिसर ऑफ द स्टेट टैक्स। तो एक रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन रूल 103 है जो स्पेसिफिकली कहता है कि इट द पर्सन शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। तो जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स, या उसके अबव वाला जो रैंक है, उसमें से रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फॉर एनी स्टेट। अभी इसमें दिस इज वेरी मच क्रिटिसाइज पॉइंट as far as the constitution and formation of AR authority is considered, because ऐसे अक्सर कहा जाता है from the trade community कि ये जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, इनमें इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड पर्सन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने के कारण कहीं खूब सारे एडवांस रूलिंग में इट इज अ बायस्ड डिसीजन, ऐसे कहा जाता है। तो ये जो चीज है वो कुछ हद तक सही भी है। इसका रीजन भी है कि बोथ मेंबर्स बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट थोड़ा बायस्ड होने के चांसेस है, बट स्टिल मतलब ये काफी सजेशंस दिए गए हैं टू काउंसिल थ्रू वेरियस मीन्स कि इसमें एक जुडिशियल मेंबर भी होना जरूरी है, सो दैट द बायसनेस माइट नॉट बी देयर, इफ एट ऑल इफ इट इज देयर, तो वो भी ये हो जाएगा। फ्रैंकली कंसिडरिंग माय ओपिनियन, वेरेवर पर्सनली मैंने जितने भी एआरस अटेंड किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, तो उसमें तो वैसे बायसनेस मुझे दिखा नहीं, बट येस डेफिनेटली कंसीडरिंग फ्यू डिसीजंस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू पर्सनली मी, बट अदरवाइज जो मैंने पढ़े उसमें एक पिंच ऑफ बायसनेस दिखता है कई कई बार। तो इट्स अ डिबेटेड इशू,
बट लेट्स सी कि आगे इसमें क्या है। तो कौन से मैटर्स पे एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज को अप्रोच किया जा सकता है, तो इसमें देखा जाए तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ मैटर्स व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन 97 सब क्लॉज 2, जिसमें कहा गया है कि क्वेश्चन शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, शैल बी मतलब इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दीज क्लॉजेस, और ये क्लॉजेस छोड़ के नहीं हो सकता, ऐसे लॉ का इंटरप्रिटेशन है। तो उसमें क्या क्या आता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बहुत, अब मतलब एक खत पर्टिकुलर कमोडिटी है या सर्विस है, तो वो कौन से HSN कोड में या कौन से SSC में कवर हो जाएगी, इस पे अगर क्लैरिटी नहीं है तो उसमें इसके रिलेटेड एडवांस रूलिंग सीख की जा सकती है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर नोटिफिकेशन इशू, मतलब कई बार नोटिफिकेशंस इशू किए रहते हैं बट उसकी एप्लीकेबिलिटी टू अ रिस्पेक्टिव क्लास ऑफ पर्सन और अ स्पेसिफिक पर्सन ये क्लियर नहीं रहती है, तो उस केस में क्लैरिटी पूछने के लिए दिस अप्रोच इज टेकन, दैट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्रोच किया जाता है और वो क्लैरिटी ली जाती है कि वेदर दैट नोटिफिकेशन का बेनिफिट ये पर्सन ले सकता है, वेदर इट इज कवर्ड बाय द पर्सन, तो वो एक इशू है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर कुछ डाउट है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उसमें भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की ओपिनियन ली जा सकती है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेदर अ स्पेसिफिक इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एलिजिबल टू बी क्लेम्ड और नॉट, इसके लिए भी अथॉरिटी की इसमें रूलिंग ली जा सकती है। स्पेसिफिकली सेक्शन 17(5) which talks about blocked credits under GST, की जिनके केस में क्रेडिट मिल नहीं सकता है एसएससी को, टैक्स पेयर को, तो वेदर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय दैट कैटेगरी, ये पूछा जा सकता है, या स्पेसिफिक कैटेगरी एक्सपेंडिचर है उसका मिलेगा क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, मतलब एक हाथ गुड्स और सर्विस है या बोथ है, तो उसके लिए डिटरमाइन कर लायबिलिटी पे करना है कि नहीं करना है टैक्स, वेदर इट इज अ टैक्सेबल और नॉट, इस पे भी हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद वेदर एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, वेदर अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड बाय अ स्पेसिफिक पर्सन, सो वो परव्यू पर इसके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन से कवर होता है कि नहीं होता है, इस पे भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की डिसीजन रूलिंग ली जा सकती है। उसके बाद वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन by the supplier in respect of any goods, services or both amounts to or results to supply of goods and services, because you know कि supply is the taxable event in GST, अगर supply है तो tax है, तो whether a particular activity or a set of activity or a transaction is getting covered by the meaning of supply, ये जानने के लिए भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्रोच किया जा सकता है, तो ये भी एक और पॉइंट्स है। तो दोस्तों ये पॉइंट्स छोड़ के किसी भी अगर जीएसटी से रिलेटेड डाउट है तो उसमें हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते एडवांस रूलिंग को प्राइमा फेसी एक्ट के प्रोविजंस देख के, बट इसमें भी कुछ डेविएशंस है वो जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बाइंडिंग नेचर, जैसे मैंने बोला था कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्रोच करने के बाद उसके रिलेटेड जो डिसीजन आता है दैट एज पर सेक्शन 103 इज हैविंग अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द एप्लीकेंट हु हैज एक्चुअली अप्लाइड इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया है कि XYZ कि भाई ये पर्टिकुलर एक्टिविटी सप्लाई ट्रीट करना है कि इसको कि नहीं करना है, और डिसीजन आता है कि इसको सप्लाई करके ट्रीट करना है, तो दैट डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन मिस्टर एक्स, दैट मिस्टर एक्स इफ is performing that particular activity then he will have to treat it as supply and accordingly taxation should be considered, but it may not be binding on the taxpayers of the same state। जैसे कि हाई कोर्ट के केस में देखते हैं हम लोग कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का अगर डिसीजन है तो मोस्टली ऑल द assessees taxpayers in that particular state of that particular high court, उन पे वो डिसीजन बाइंडिंग रहता है unless it is you know given in the contrary by the honorable supreme court, but यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है that specific assessee को छोड़ के वो स्टेट में या कोई दूसरे भी स्टेट में ये बाइंडिंग नेचर नहीं रहता है, बट यस डेफिनेटली फॉर दैट पर्टिकुलर असेसी इट इज बाइंडिंग इन नेचर। अभी हम लोग प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि एडवांस रूलिंग फाइल कैसे करनी है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स एप्लीकेशन करने पड़ते हैं और उसमें कितने दिनों में कैसे कंक्लूड होता है, ये सब प्रोसीजर वो देखेंगे। तो सबसे पहले रूल 104 हमको रेफर करना पड़ेगा, हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी जीएसटीएन पोर्टल पे दी गई है, उसमें वी हैव टू फाइल फॉर्म GST ARA 01,
उसमें जाके एक एक स्टेप आप अगर फॉलो करोगे तो इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उस पर पहली चीज तो आपको 10,000 के फीस डिपॉजिट करने हैं। तो इसमें भी एक इशू जो हमने फेस किया था वाइल फाइलिंग एडवांस रूलिंग एप्लीकेशंस वाज दैट कि ये स्टेट और सेंट्रल के दो कंपोनेंट पे करने हैं फीस की कैटेगरी में, तो उसमें से एक ही वो अप्लाई करता है, दूसरा नहीं होता है। तो इसके लिए हमको हेल्प डेस्क में अप्लाई करके और स्पेसिफिकली अलग एप्लीकेशन देके एडवांस रूलिंग को ये रिजॉल्व करना पड़ा था। बट आपको 10,000 रुपीज फीस फाइल करने एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद इसके साथ जो आपका क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसके साथ अकम्पनी करने पड़ेंगे। नॉट यू मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू गिव सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, बट एटलीस्ट वो क्वेश्चन समझने के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स जरूरी है वैसे सब डॉक्यूमेंट्स जो मे बी फॉर एग्जांपल इफ अ पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन रिलेटेड मैटर है कि मेरी एक्टिविटी गुड्स में कैटेगराइज होती है या सर्विस में कैटेगराइज होती है, तो फॉर एग्जांपल वो जो भी सर्विस है या जो भी गुड्स है उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस है या तो फिर और कुछ है, तो वो मतलब इनपुट क्या आता है, क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, कैसे एक्टिविटीज हो रही है, ये समझाने के लिए जो बेसिक राइटअप है वो देना जरूरी है। अदरवाइज उनको डिसीजन लेने में तकलीफ हो जाएगी कि कैसे असेस करें। तो बेसिकली वो लेना, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ देने हैं। उसके बाद एक एक करके प्रोसेस देखेंगे। 60 टाइप्स के क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद ARA1 आपको 10,000 के फीस भर के साइड बाय सिग्नेटरी ऑनलाइन ही सबमिट करना है। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद उसका एक कॉपी जाता है जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को, बिकॉज यू हैव टू आल्सो इन महाराष्ट्र एटलीस्ट आपको 4 कॉपीज में उसका फिजिकल फॉर्म भी सबमिट करना पड़ता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग मुंबई में। और उसके बाद उसमें से एक कॉपी का सेट जाता है आपके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को, और जुरिसडिक्शनल ऑफिसर से जो भी रिलेवेंट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मंगाई जाती है बाय द एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज। इसमें कई बार जुरिसडिक्शनल ऑफिसर अप्रोचेस द टैक्स पेयर फॉर कलेक्टिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड देन ही सबमिट्स इट टू द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। तो ये स्टेप में ये कवर होता है। उसके बाद प्राइमरी हियरिंग होती है। प्राइमरी हियरिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि वेदर इसी टाइप का क्वेश्चन जो है जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में आस्क किया गया है, वेदर इट इज पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट करंटली या एनी एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज करंटली, और अगर नहीं है तो फिर आगे एक्सेप्ट हो जाता है एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के रिलेटेड प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसमें राइट टू बी हर्ड दिया जाता है आपको। और एक हियरिंग में जो भी आपके रिलेटेड सबमिशंस है, यहाँ पे दोस्तों इट इज फुल एंड फाइनल सबमिशन, तो आपको हर एक चीज फैक्ट से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड हो, आपके साइड से जो भी सबमिशन करना है उस हियरिंग में आपको करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटीज। साइमल्टेनियसली आपके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर इफ इज हैविंग डिफरेंट व्यू देन व्हाट यू फील, देन उस केस में भी वो भी उनके साइड से कुछ सबमिशन कर सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर आगे फर्स्ट प्रिलिमिनरी हियरिंग हो गया, उसके बाद मेन हियरिंग हो गया। उसके बाद इफ एक्सेप्टेड आपको जो भी है उसका डिसीजन विद इन 90 डेज दिया जाता है। तो मेन हियरिंग के बाद 90 डेज में आपको डिसीजन मिल जाता है। अगर आप डिसीजन से सहमत नहीं हो तो यू कैन ऑफ कोर्स अप्रोच टू द एपेलेट अथॉरिटी, जिसको हम लोग AAR बोलते हैं। उसमें विद इन 30 डेज ऑफ द डिसीजन आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर 30 डेज में नहीं किया तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी आपको 30 डेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ARA02 में आपको 20,000 के फीस यहाँ पे करके आपको अपील में जाना है। उसके बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ अपील वो अपील डिस्पोज ऑफ की जाती है। और उसमें कुछ प्राइमा फेसी अगर ऑर्डर में इशू है तो वो मॉडिफाई कर सकता है, या रेक्टिफिकेशन भी आप फाइल कर सकते हो अगर ऑर्डर में कुछ इशू है तो अपीलेट अथॉरिटी आपके जो अर्लियर अथॉरिटी का डिसीजन है वो कंफर्म भी कर सकती है, तो फिर उसमें मॉडिफाई करके अलग भी डिसीजन दे सकती है। हम लोग एक केस देखेंगे आज कि अगर मॉडिफाई किया था तब कैसे किया था अथॉरिटीज ने, वो भी हम लोग आज देखेंगे। सो उसके बाद जो भी रूलिंग मिलता है वो दैट विल बी अगेन बाइंडिंग ऑन दैट पर्सन। और उसके बाद अगर कुछ फ्रॉड्स, इसमें फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन फर्निश की रहती है या फैक्ट्स कुछ सप्रेस किए रहते हैं असेसी की तरफ से, टैक्स पेयर की तरफ से, तो इस केस में वो अथॉरिटी का जो डिसीजन है उसको वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। तो ये था प्रोसेस फ्लो दोस्तों। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे हर एक स्टेट के देयर आर न्यूमरस एडवांस रूलिंग, और रिस्पेक्टिव टू टैक्स पेयर अलग अलग
एडवांस रूलिंग को अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट या लैंडमार्क नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज बाइंडिंग ओनली टू द असेसी, तो वो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली एक 3 डिसीजंस लिए हैं, तो जस्ट टू डिस्कस विद यू कि हाउ इट ऑपरेट्स एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डिसीजंस आर गिवन बाय द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। तो सबसे पहले एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑफ केरला ने जो फरवरी 20 में सुदरलैंड मॉर्गेज सर्विसेज का डिसीजन था, अभी बेसिकली इसमें ये मैंने लेने का रीजन यही है कि हमने एस्पेक्ट्स देखे, मैटर्स के टाइप्स देखे जिनमें एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्रोच किया जा सकता है, और वो मैटर्स छोड़ के कोई भी मैटर में हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते, ऐसे हमने देखा। दिस इज अ प्रोविजन इन द लॉ। बट ये ऐसे हुआ था कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, सुदरलैंड जो इंडियन कंपनी है वो और उसकी जो यूएस एंटिटी है सिस्टर कंसर्न आईएनसी सुदरलैंड मॉर्गेज आईएनसी, उनमें जो ट्रांजैक्शंस है उसके रिलेटेड डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था। तो फर्स्टली एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑन केरला ऑफ केरला ने इसको रिजेक्ट किया, सेइंग दैट जो क्वेश्चन पूछा है प्लेस ऑफ सप्लाई का, इट इज नॉट कवर्ड बाय द मैटर्स अंडर सेक्शन 97, तो इसमें नहीं दे सकते हम लोग डिसीजन। बट लेटर ऑन हाईकोर्ट ने भी अफर्म किया, केरला हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ने, कि अगर आप देखते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना ये अगर स्मॉलर इशू है, इट इज वेरी क्रूशियल फ्रॉम द बिगर इशू, फ्रॉम द एंगल ऑफ द बिगर इशू दैट वेदर द टैक्स नीड्स टू बी चार्ज्ड और नॉट। तो इट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द लार्जर इशू of determination of liability to pay tax, and hence it should be accordingly construed, though it is not a provision in the GST law। तो इसीलिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया था। उसके बाद इधर गलती से सुदरलैंड मॉर्गेज हो गया, एक्चुअली इधर बख्तावर एंड कंपनी चाहिए। एक हरियाणा का है डिसीजन जिसमें क्वेश्चन बिफोर अथॉरिटीज था बख्तावर के केस में कि वेदर एप्लीकेंट जो था वो कमीशन एजेंट था, और वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो भी आती है उस पे कमीशन अर्न करता था, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट से वो माल लेता था और ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट यूज्ड टू सेल इट टू वेरियस ट्रेडर, जिसको आड़तिया बोलते हैं हम लोग, तो वो था, और उस पे कमीशन चार्ज करता था और इनकम अर्न करता था। तो उसका क्वेश्चन था वेदर द एप्लीकेंट इज लायबल टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर सर्विसेज रिलेटिंग टू परचेस और सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो उसमें जो डिसीजन दिया उसने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने 2 टाइप्स के ट्रांजैक्शंस कंसीडर किए थे। एक जो है कि एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो जो माल एग्जेम्प्ट कैटेगरी में, जो एग्जेम्प्ट टैरिफ में है, उसको अगर वो परचेस और सेल कर रहा है तो commission on that also becomes exempt, and hence there is no requirement to obtain any registration because the entire turnover, if it is exempt then there is no need। but दूसरी केस है जैसे कि एग्जांपल लिए थे रॉ कॉटन एटसेट्रा, तो रॉ कॉटन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो कवर होता है सेक्शन 93 के केस में, और स्पेसिफाइड गुड्स के लिस्ट में है वो, तो उस पे रिवर्स चार्ज टैक्स भरना है, और रिवर्स चार्ज टैक्स भरने के टाइम पे सेक्शन 24 के हिसाब से उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, अगर उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है तो उस हिसाब से उसको रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स भरना पड़ेगा। तो इधर दोनों भी केसेस असेस करके बख्तावर के केस में हरियाणा हाईकोर्ट ने वैसे हरियाणा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने अकॉर्डिंगली डिसीजन दिया था। उसके बाद एक और डिसीजन देखेंगे तमिलनाडु एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के केस में। इसमें दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने एक डिसीजन दिया था और उसके अगेंस्ट अपील करने के बाद अपीलेट अथॉरिटी ऑन एडवांस रूलिंग ने अलग डिसीजन दिया था। तो इसमें क्या था, तो बेसिकली टू सम ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, एमआरएफ के केस में जो भी सप्लायर है, सप्लायर 100, लेट्स अज्यूम 100 रुपीस को गुड्स बेचता था, देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम रिलेटेड टू व्हिच द क्वेश्चन वाज देयर wherein randomly discounts were offered। but यहाँ पे explain करने के लिए I will take a case कि supplier is selling the goods at 100 rupees and post sales discount offer किया था let's say 2 rupees का, तो सब जो buyer है उसने 98 rupees ही पे किए थे and it is a post sales discount। तो इस केस में whether the ITC for buyer is eligible for the to the tune of 100 rupees or 98 rupees, ये क्वेश्चन था। तो एडवांस रूलिंग ऑन अथॉरिटी ने ऐसे अफर्म किया कि पूरा इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं। इसका रीजन है कि सेक्शन 16 के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी सप्लाई है उसको रेसिपिएंट को, सप्लायर को
वो सप्लाई के केस में पूरा पेमेंट करने की जरूरत है। अगर पूरा पेमेंट नहीं किया है तो प्रोपोर्शनेटली वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन एडवांस रूलिंग एपिलेट अथॉरिटी को के पास जब ये मैटर पहुंचा, तब उन्होंने इस ट्रांजैक्शन का कमर्शियल लेवल पे एनालिसिस करने के बाद ऐसे ऐसे डिसीजन दिया कि उसका जो इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड ऑफ पेमेंट अगेंस्ट द सप्लाई है, वो ऐसे इंटरप्रेट किया जाएगा कि जो पेमेंट उसको एक्चुअल केस में करना एलिजिबल है, मतलब उसको 100 के केस में अगर 2 रुपीज डिस्काउंट है तो 98 ही पेमेंट उसको करना था, ना कि पूरे 100 का करना था। तो व्हेन ही पेज 98 इट विल बी डीम्ड दैट द पेमेंट अगेंस्ट द 100 इज मेड एंड हेंस द बायर विल बी एलिजिबल टू द एंटायर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 100 रुपीज। ऐसे डिसीजन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एपिलेट अथॉरिटी ने एमआरएफ के केस में दिया। तो these were the 3-4 sample cases which I thought I should consider just to explain कि advance ruling authorities के decisions किस तरीके से होते हैं। Of course the debate is going on whether advance ruling authorities decisions are biased or not, but it is an individual perspective to look at the things. So I feel that still it is a provision of law and there is a facility of a taxpayer rather than keep on committing the same mistake because of the wrong interpretation. It's better to have a opinion from the authorities through the way of advance ruling mechanism. तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड ऑन एडवांस रूलिंग. I hope you would have liked the video. If you do, please press the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel Easy GST for you and press the bell icon to get the latest updates. Thank you so much.